गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हमको हमारा रिमेनिंग पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से स्टार्ट करना है, विच इज़ स्टाफिंग प्रोसेस। आगे के पार्ट में हमने ये देख लिया है कि स्टाफिंग क्या होती है, बराबर। अब इसके बाद जो है हमको स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ना है। तो ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इसमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर। तो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। और देखो, स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपनी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीपल को हायर करना चाहते हो या अपॉइंट करना चाहते हो, तो आपको ये प्रोसेस जो है वो करनी ही पड़ती है, बराबर। और आपको अपने बिजनेस के लिए बेस्ट पर्सन को हायर करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? कि आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़े। तो आपकी स्टाफिंग प्रोसेस बराबर हुई तो आपका बिजनेस जो है उसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो ये स्टाफिंग प्रोसेस जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी बोला जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से, बराबर। तो देखो, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नीड टू बी फॉलोड बाय एवरी बिजनेस इन केस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। देखो, अब आप कभी भी कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। एक्सपांडिंग द एक्सिस्टेंट वन और रिप्लेस दोज हु क्वाइट, रिटायर्ड, ट्रांसफर, प्रमोटेड, फायर्ड फ्रॉम द जॉब। और दूसरे किस पोजीशन में आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है कि आप जो हो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, बराबर। उस कंडीशन में आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। या तो आप किसी को रिप्लेस करना चाहते हो, या तो कोई जो है आपकी जॉब छोड़कर चला गया है या रिटायर हुआ है, या किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हुआ है, या कोई एम्प्लॉय प्रमोटेड हुआ है, या किसी को आपने जॉब में से निकाल दिया है। तो इन सारी कंडीशन में जो है आपको स्टाफिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ये स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोला जाता है, बराबर। बिकॉज सारा बिजनेस जो है वो इसी पर डिपेंड रहेगा। आपकी स्टाफिंग बराबर हुई, आपने अच्छे पीपल को हायर करा, तो वो पीपल जो अपनी स्किल से जो है आपका बिजनेस एक्सपांड करेंगे, बराबर। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन एनी बिजनेस फील्ड, बराबर। तो स्टाफिंग के लिए हम क्या बोल सकते हैं भाई? तो स्टाफिंग के लिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस इंक्लूडेड दो स्टेप विच आर नेसेसरी फॉर हायरिंग पीपल इन द जॉब, बराबर। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन पूरी हुई। और अब ये इसको हमने कितने हिस्सों में, हमको इसके कितने पॉइंट पढ़ना है, अब वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड। तो ये अब हमको पढ़ना है कि फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड, यानी देखो, आपको मैंने आगे के वीडियो में बता दिया था कि हमको जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हमको सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, बराबर। तो अब आप जो है आपने सोच लिया कि मुझे कंपनी खोलनी है, पर उस कंपनी में आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए, तो उसकी डिटेल जो है हमको इसमें पढ़ना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में जो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, बराबर। इसमें हमको जो है वो ये पता हाउ मैनी मैन पावर रिक्वायर्ड, यानी हमको ये पता लगाना है कि हमको कितना मैन पावर चाहिए, बराबर। और ये हमको कैसे पता लगेगा? तो ये हमको ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू पता लगेगा, बराबर। तो देखो, हाउ मैनी डिपार्टमेंट, आप अपने बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट रखोगे? तो हमने 4 डिपार्टमेंट रखे, बराबर। मैंने आपको आगे समझा दिया था, परचेज, सेल्स, है ना, ये सारे डिपार्टमेंट रखे। अब इसमें हमने कितने सुपीरियर रखे, बराबर। तो हमने यहाँ पे 4 सुपीरियर रखे। अब इन 4 सुपीरियर के अंडर में कितने सब ऑर्डिनेट रहेंगे, बराबर। तो वो इससे जो है हमको हमारा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हमारे 4 डिपार्टमेंट के हेड और उनके नीचे कितने एम्प्लॉय रहेंगे। तो ये जो है हमको ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू पता पड़ती है। अब इसके अलावा हमको दूसरा क्या देखना है भाई, कि जब भी हम हमारी कंपनी के लिए किसी को भी जॉब में लेते तो हमको क्या देखना पड़ता है? तो ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप के लिए ले रहे, बराबर।
फिर वो पर्सन में कौन सी स्किल है और उसका नॉलेज कितना है। तो ये 3 चीज़ जो है वो हमारे मैन पावर में जो है मैन पावर रिक्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर। अब स्किल यानी आप कौन सी चीज़ में मास्टर हो, आपका कितना नॉलेज है, ये सारी चीज़ जो है हमको पहले देखनी पड़ती है। अब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस पर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये अगेन चीज़ डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में, बराबर। देखो, कोई भी आप जब चलाते हो, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, तो हम जो है एम्प्लॉय हायर करेंगे, बराबर। अब वो हायर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़रूरी है और कैसे हमारा सारा रोटेशन चल रहा है, वो चीज़ देखने के लिए हमको वर्क फोर्स एनालिसिस करना पड़ता है और वर्क लोड एनालिसिस करना पड़ता है। तो भाई ये क्या है वर्क लोड एनालिसिस यानी कितने मैन रिक्वायर्ड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने मैन रिक्वायर्ड है। सपोज़ हमने देखा कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100 मैन रिक्वायर्ड है, बराबर। और वर्क फॉर एनालिसिस यानी एक्चुअली अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लेबर जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमने देखा 80 लेबर हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। तो देखो, हमें ज़रूरत है 100 की और एट प्रेजेंट अभी हमारे पास है 80। तो हमारे कितने वर्कर अभी लेस हो रहे, तो कितने कम हो रहे, तो भाई 20। तो हमको जो है 20 वर्कर्स और रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है हमको इसी पर से पता पड़ेगी कि मैन पावर जो है हमको कितना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट थोड़ा लेंदी है, पर आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने कितने डिपार्टमेंट बनाए, डिपार्टमेंट में कितने सुपीरियर है, उन सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट है, बराबर। फिर वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की आप स्किल और नॉलेज और टाइप्स चेक करोगे। उसके बाद आप वर्क फोर्स एनालिसिस करोगे और वर्क लोड एनालिसिस करोगे, बराबर। तो आपको जो है पता पड़ जाएगी कि आपकी कंपनी के लिए कितने एम्प्लॉइयों की ज़रूरत है। अब ये फर्स्ट स्टेप पूरी होने के बाद हम सेकंड स्टेप लेते हैं और वो है रिक्रूटमेंट यानी हमें इतने एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। यानी इन शॉर्ट हमेशा बोले सर्चिंग, बराबर। हम जो है वर्कर का सर्चिंग करेंगे तो भी चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो पेपर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बराबर। अभी हमने आगे की प्रोसेस से हमको ये तो बात पता पड़ी कि हमारे वहाँ 20 एम्प्लॉय की कमी है, बराबर। तो ये 20 एम्प्लॉय जो है हमको हमारे स्टाफ में पुट करना है, यानी स्टाफ में जोड़ना है, बराबर। तो इन 20 एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट हम करेंगे। रिक्रूटमेंट यानी हम इनकी सर्चिंग करेंगे, इन्हें ढूंढेंगे और उसके बाद इसका नॉलेज, स्किल और सारी चीज़ें देखने के बाद हम इन्हें कंपनी में लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट यानी जॉब मिल जाना नहीं, रिक्रूटमेंट यानी हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, बराबर, कि हमको किस टाइप के वर्कर्स चाहिए हमारी कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हम पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देते हैं कि हमको इतने एम्प्लॉय चाहिए और उनमें ये स्किल और ये नॉलेज होना चाहिए, बराबर। तो इसके बाद जो है हम इनको ऐसे एम्प्लॉय को हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना सकते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, यानी जिन एम्प्लॉय में ये सारी चीज़ें हमें मिल जाए। फिर उन वर्कर्स को जो है हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बना सकते हैं। तो इसको जो है हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ भी बोलेंगे, बराबर। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ यानी यही कि इनमें ये सारी स्किल है, सारा नॉलेज है, तो ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब देखो, इसमें 2 बातें हो सकती है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली यानी हमको हमारी कंपनी में से ही ऐसे एम्प्लॉय मिल जाए, बराबर। और एक्सटर्नली यानी हमको बाहर से ये ढूंढना पड़े, यानी पेपर एडवर्टाइज के थ्रू जो है हमको हमारे एम्प्लॉय सिलेक्ट करना पड़े और उनका रिक्रूटमेंट करना पड़े। तो
ये जो हुई सेकंड प्रोसेस पूरी हुई। फर्स्ट प्रोसेस क्या थी? मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड प्रोसेस रिक्रूटमेंट। और अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रोसेस। अब जो थर्ड पार्ट पड़ता है वो है सिलेक्शन। देखो इससे पहले हमने रिक्रूटमेंट दिया, यानी ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि हमने सबको इनविटेशन दिया कि आओ भाई आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करो और हमको आपका बायोडाटा भेजो, बराबर। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि हम सबको बता रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में आओ। पर सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? नेगेटिव स्टेप। क्योंकि देखो सपोज़ करो कि आपकी पेपर एडवर्टाइजमेंट से आपको 500 बायोडाटा मिले, बराबर। 500 लोगों ने जो है आपकी कंपनी में सर्विस करने के लिए आपको बायोडाटा भेजे। अब इन 500 में से हमको लेने कितने हैं? सिर्फ ओनली 20, बराबर। 20 जन ही चाहिए। तो एक तो पहले हम लालच दे रहे कि भाई आप आओ, और इसके बाद ये जब आते तब इसमें से सिर्फ 20 जो बेस्ट है उसको हमको सिलेक्ट करना है। जो बेस्ट 20 जन है उसको हम हमारे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे, बराबर। तो सिलेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई भाई? तो सिलेक्शन की डेफिनेशन हुई, सिलेक्शन मीन्स टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड। यानी हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई है उसमें से प्रॉपर कैंडिडेट हमको ढूंढना, बराबर। उसको हम सिलेक्शन बोलेंगे। हमारे पास 500 एप्लीकेशन आई है, उन 500 एप्लीकेशन में से सिर्फ हमको 20 एम्प्लॉय चाहिए। देखो हमने ऊपर यहाँ इस पर से हमको पता पड़ जाती है हमको 20 एम्प्लॉय चाहिए थे, बराबर। इसके बाद हमने रिक्रूटमेंट करा कि हमने सर्चिंग चालू करी भाई कि हमारे लिए इतने ऐसे ऐसे पीपल जो है हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे? जब हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती तो हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन किस बेस पर होगा? तो द सिलेक्शन इज़ द बेस ऑन नॉलेज, स्किल एंड वेरियस अदर एक्सपेक्ट ऑफ कैंडिडेट। यानी कैंडिडेट के नॉलेज और स्किल पर जो है उसका सिलेक्शन होता है। तो ये जो हुआ वो थर्ड प्रोसेस हुआ। फर्स्ट प्रोसेस क्या थी? मैन पावर रिक्रूटमेंट। सेकंड जो थी वो मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड जो थी वो रिक्रूटमेंट। और थर्ड जो है वो सिलेक्शन, बराबर। तो ये 3 स्टेप पूरी है। फोर्थ स्टेप, फिर फोर्थ पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, बराबर। अब प्लेसमेंट यानी सिलेक्ट कर लेना कि हमने भाई एम्प्लॉय को बता दिया है कि आप जो हो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो, बराबर। और हमने आपको ये जॉब दे दी है। पर इसमें क्या भाई कि हमको बताना पड़ेगा कि आपको जो है इस मशीन पे काम करना है, इतने टाइम पीरियड में आपका काम पूरा हो जाना चाहिए, आपका ये काम रहेगा। तो ये सब चीज़ जो है वो प्लेसमेंट के अंदर आती है, बराबर। प्लेसमेंट के अंदर हमने उसको सिलेक्ट करा, उसको जॉब दे दी। जॉब देने के बाद हम उसको ये बता रहे कि भाई जो आपको है इस मशीनरी पर या इस डिपार्टमेंट में काम करना है, आपका काम ये रहेगा, आपको अपना काम जो इतने टाइम पीरियड में पूरा करना है, बराबर। तो ये सब जो आता है वो प्लेसमेंट में आता है। फिर ओरिएंटेशन यानी इंट्रोडक्शन। देखो भाई आप कोई भी नया एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगे तो सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें उसे फेमिलियर करना पड़ता है। तो हमें जो है उसको हमारे स्टाफ के साथ फेमिलियर करना पड़ेगा, स्टाफ से मिलाना पड़ेगा, वो एक दूसरे को जाने, ऐसा करना पड़ेगा। और इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताने पड़ते हैं कि भाई हमारी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस ये है, और यदि आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े तो आपको ये फ़ाइन भी होगा और ये दंड भी होगा, बराबर। तो ये फोर्थ पॉइंट बनता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब फिफ्थ पॉइंट बनता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो अभी आपने जब सिलेक्शन कर लिया, आपने जॉब प्रोवाइड कर दी, तो उसके बाद आती है उसकी ट्रेनिंग कि उसको जिस मशीन पे काम करना है, कैसे काम करना है, तो उसकी ट्रेनिंग जो है हमको टाइम टू टाइम उसको देने पड़ती है। और डेवलपमेंट यानी हमको पता है वो नॉलेजेबल है, पर हमको समय समय पर उसका नॉलेज इंक्रीज भी करना पड़ता है। इससे क्या होगा भाई कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी एक फील्ड में आप देखो, एक फील्ड में जो है आप कंटिन्यू काम करोगे तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, उसमें
उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें इंक्रीज़ यानी वो चीज़ इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताती हूँ कि हम 2 का टेबल्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब से बोलते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से बोलते हैं। तो एक एज के बाद टेबल्स यानी 2 का नहीं पर कोई भी टेबल्स ले लो बराबर, एक एज के बाद जो है वो टेबल्स हमको फटाफट मुंह पे याद हो जाते हैं, यानी हमारा नॉलेज जो है वो उसमें बढ़ जाता है, यानी कोई भी हमको सडनली पूछे तो हमको जवाब देना आ जाता है। तो यही चीज़ है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बराबर। ट्रेनिंग यानी हमको समय समय पर उसको सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और डेवलपमेंट यानी उसका नॉलेज हमको समय पर इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो देखो ये जो है हमारा टॉपिक पूरा हुआ। तो एक बार हम वापस अगेन देख लेते हैं ना कि हमने इसमें क्या पढ़ा भाई, कि स्टाफिंग प्रोसेस हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है स्टाफ रखना पड़ता है ना, और ये किस कंडीशन में रखना पड़ता है, या तो आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो तब, या तो आपके बिजनेस में से कोई रिटायर हो रहा है, किसी ने जॉब छोड़ी, किसी का ट्रांसफ़र हुआ, किसी का प्रमोशन हुआ, किसी को आपने निकाल दिया, तब जो है हमको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है ना, स्टाफ प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए कौन से स्टेप है, तो सबसे पहले तो हमने देख लिया मैन पावर बराबर। मैन पावर में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आपने डिपार्टमेंट रखे और डिपार्टमेंट के अंदर आपके कितने सुपीरियर है और उन सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट है ना बराबर। इसके बाद आपने क्या करा भाई कि हमने देख लिया वर्क फोर्स एनालिसिस करा, वर्क लोड एनालिसिस करा बराबर। तो इस पर से हमको ये पता पड़ गई कि हमको जो है और इतने एम्प्लॉय चाहिए। फिर आता है रिक्रूटमेंट, यानी हमने जो ये 20 एम्प्लॉयज़ चाहिए थे उसकी सर्चिंग शुरू करी बराबर। तो सर्चिंग शुरू करने के लिए हमने पेपर एडवर्टाइजमेंट दी, इसको हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ भी बोल सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा बन सकता है वो बराबर, या तो वो इंटरनली ढूंढो या तो वो एक्सटर्नली ढूंढो। अब ये जब इसकी एप्लीकेशन आ जाती है तो इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस बराबर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम जो बेस्ट 20 उसे लेते हैं। फिर ये पूरा होने के बाद जो है हम आएंगे प्लेसमेंट पर और ओरिएंटेशन पर बराबर। हम उसका प्लेसमेंट करेंगे यानी उसकी जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं, फिर उसको हमारे स्टाफ के साथ फैमिलियर करेंगे बराबर, और लास्ट में बनती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है आपका ये टॉपिक पूरा हुआ।